ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है, एक एनुअल स्टेटमेंट होती है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। अब है ना, इस मूड से मत पड़ कि बड़ा मैं फोन वोन ले लिया, कुछ ले लिया। मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। हाँ, फोन तेरा गया, अब तो 27 तारीख तक तो फोन भूल जाइए। जब फोन ही नहीं होगा पढ़ने के साथ कोई रास्ता नहीं होगा। चलो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, मतलब एक साल में एक बार बनाई जाती है। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्चुअल रिसिप्ट होती है, या एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं? एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये एक फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है? ये कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है। और बजट हमारे तीनों गवर्नमेंट के लिए बनते हैं। बजट हमारी तीनों गवर्नमेंट के लिए बनते हैं। सर कौन सी हमारी गवर्नमेंट होती है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो बजट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बनता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बनता है और हमारी लोकल गवर्नमेंट के लिए भी बनता है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को क्या कहते हैं? यूनियन बजट। तो सर हमें कौन सा बजट पढ़ना है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है, और हमें कोई भी बजट नहीं पढ़ना। और ये बजट प्रेजेंट कौन करता है? बजट हमारा प्रेजेंट करती है फाइनेंस मिनिस्टर। बजट कौन प्रेजेंट करती है? फाइनेंस मिनिस्टर। सर कब करती है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। कब करती है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। और ये बजट जो होता है, क्या ये ऐसे ही पास हो जाता है या प्रेसिडेंट को भी पेश किया जाता होगा? किसको पेश किया जाता है? इट इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। ये किसको पेश किया जाता है? प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। और जब प्रेजेंट करने के बाद, जब प्रेसिडेंट इसको अपनी मंजूरी दे देता है, तो ये अप्ला बिल्कुल लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट फर्स्ट, सॉरी, इट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। उसके बाद ये अप्रूवल के बाद किसके जाता है? टू प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देता है, तो ये हमारे देश पे एप्लीकेबल हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं। बजट के कंपोनेंट्स क्या हो? बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बजट के हिस्से क्या होते हैं? सर बजट दो तरीके का होता है। एक होता है रेवेन्यू बजट। बजट दो तरीके का होता है। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है हमारा कैपिटल बजट। बताओ, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बजट्स? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हमारे दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। पहले यहां तक का डायग्राम रन कर। बजट के कितने हिस्से होते हैं? एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा क्या होता है? कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू, अच्छा सॉरी, रेवेन्यू रिसिप्ट, जस्ट मिस्टेक में से हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी वो मिस्टेक। What are the two components of the budget? Revenue budget and capital budget. Revenue budget is divided into two parts: revenue receipts and revenue expenditure. Capital budget is further divided into two parts: capital receipts और capital expenditure. Learn it till here. बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कौन कौन से? रेवेन्यू बजट और कैपिटल। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो हिस्से आते हैं, कैपिटल बजट के अंदर दो हिस्से आते हैं। सर कैसे याद करें? रेवेन्यू वर्ड है ना, तो रेवेन्यू रेवेन्यू लगा दिया, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल बजट है तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाए। अब हम एक एक चीज को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले उसने एक चीज बोली, सर रिसिप्ट दो तरीके की होती है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा आना या पैसा जाना।
आना। आना। सर दो तरीके की रिसिप्ट होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। सर दोनों में क्या होता है, देखो पहचानना बड़ा आसान है। सुन, जो एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डाले, जो एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डाले, जो एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डाले, वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। और जो एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क नहीं डालता, वो कौन होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। हम्म। बता, जो एसेट, सर कैसे याद करूं, हमने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, पढ़ा था। तो बता, जो एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डालता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। बस। सर डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, सर डेफिनेशन रट्टा मारनी पड़ेगी। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, वो रिसिप्ट होती है जिसमें बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बोल क्या लिखे, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट इन विच बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैंने क्या बोला, रेवेन्यू रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट इन विच बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, डू नॉट, क्या लिखेगी, डू नॉट, डू नॉट। पहला, रिसिप्ट का मतलब क्या है, ये मेरे को पैसा मिलेगा, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, एसेट डिक्रीज होगा या नहीं होगा, डू नॉट। डिक्रीज होगा। अच्छा, तू मेरे को पैसे दे, चल मैं तेरे से एक एग्जांपल से पूछ, देगी वो कैपिटल। समझ आया, क्या समझ आया, जो चीज एसेट और लाइबिलिटी पे असर डाल देगी वो कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू है, कैपिटल। और जो एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क नहीं डालेगी, मगर तू उसके लिए ये लिख के आएगी या इसकी डेफिनेशन लिख के आएगी एग्जाम में। पहला, रेवेन्यू रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट विच, जिसपे दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहला, डू नॉट क्या चीज नहीं पड़ती, डू नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी, डू नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी, गवर्नमेंट। डू नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, डू नॉट डिक्रीज द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। लर्न कर, सन के बीच में और लगाऊं या एंड लगाऊं, एंड। क्योंकि बोथ कंडीशंस नहीं है, दोनों के बीच में एंड। तो लर्न कर, रेवेन्यू रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट इन बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, डू नॉट, डू नॉट, रेवेन्यू में डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, डू नॉट डिक्रीजेस द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ना सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी ना एसेट घटेगा, मतलब कोई असर ही नहीं आएगा। मगर कैपिटल रिसिप्ट वो होती है, नहीं, बताऊंगा कैसे आएगा, तू पहले ही सोच ली क्वेश्चन क्या आएगा, पहले ये मत समझ कंसेप्ट क्या है। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, खुद से पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ सकते। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ओनली वन। एनी वन, आपने ओनली। एक ही मतलब है, ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोई एक पूरी होगी, दोनों नहीं हो सकती। पहला, डू नॉट वर्ड हटा दे, इसमें से दोनों से डू नॉट वर्ड हटा, इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और रिड्यूसेस एसिड ऑफ, तो पहले देख ले कितना चैप्टर है, अरे नहीं, पेज पर लगी हो। reduces acid of, अब रट्टा मारना, ये तो समझ गया। जो चीज एसिड और लाइबिलिटी में फर्क डालेगी उसका क्या होगा, बढ़ेगी। जो एसिड और लाइबिलिटी कैपिटल ले सकता है, जो एसिड लाइबिलिटी में फर्क नहीं डाल रही, एसिड और लाइबिलिटी में फर्क डाल रही है, एसिड लाइबिलिटी फर्क नहीं डाल रही, डेफिनेशन सुना, रेवेन्यू होगा तो डू नॉट, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, does not डू नॉट, डू नॉट, increase the liability or decreases the assets or क्या, पूरा बोल, डू नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, डू नॉट डिक्रीज द, कैपिटल के अंदर increases the liability, इंक्रीज द लाइबिलिटी और decrease the asset,
क्या इनमें से दोनों कंडीशन पूरी होगी या एक और ही होगी? ठीक है, क्लियर हो गया? अब जल्दी से, अब रेवेन्यू रिसिप्ट पे आ जाओ। सर रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की होता है। नहीं, रुको, क्या? ये रिकरिंग इन नेचर। मैं बाद में बता रहा हूँ। अबे मैंने यार ये एक चीज बता, ये तो इनके डिफरेंसेस है। ये तो तू रीड कर पाएगी, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा यार, वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तो 4 दिन लग जाएंगे इसको पढ़ाने में। ये रेकरिंग होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है। अब मैं पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा काम। अब वो तो तेरे को लर्न तो वर्ड टू वर्ड खत्म करना पड़ेगा। अब आ जाओ। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की होती है, या तो टैक्स रेवेन्यू होगा, या तो टैक्स रेवेन्यू होगा, या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। बोलो भाई। रेवेन्यू रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हाँ, किस हिसाब से पढ़ना है नहीं तो चैप्टर का नाम क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके का होता है, टैक्स का पैसा और नॉन टैक्स। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। टैरिफ ना। डा- पढ़ ले भाई टैक्स रूल वही कहते चुप। हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब पता है क्या है? तूने किताब ही नहीं खोली कभी लाइफ। सही है वो तो है ही है। अब लिखना शुरू कर। क्या लिखूं? मैं लिख लूंगा तुम्हें। पता नहीं तुम लोगों को पढ़ा के ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ा रहे हो कुछ। अच्छा टीचर्स में मिले ना आपको। अच्छा असले बच्चे को मारना चाहिए बच्चों को इसका। सुनो, सबसे पहले टैक्सेस क्या हो? मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू टैक्सेस। रिसिप्ट तो लिखो। मैं टैक्सेस पढ़ा रहा हूँ। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट। पहला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैं कह सकता हूँ टैक्स इज अ कंपल्सरी लीगल पेमेंट। बोल। टैक्स इज अ कंपल्सरी लीगल पेमेंट विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। रुको। विदाउट एनी डायरेक्ट कंपल्सरी लीगल पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन विदाउट एनी पीपल। डायरेक्ट। अबे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं समझा। अच्छा, हाँ ठीक है। विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, एक जब तुम सेकंड। नोट्स पढ़ोगे तुम्हें समझ समझ आ जाएगा। टैक्स एक कंपल्सरी लीगल पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट लगाती है, विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। सरकार मुझे डायरेक्टली कोई भी फायदा डायरेक्टली नहीं देती। जैसे एग्जांपल, मैंने टैक्स दिया, सरकार ने मुझे बोला कि मैं आपके लिए स्विमिंग पूल बना दूंगी, मैं आपके लिए रोड बना दूंगी, यहाँ सबके लिए बनाती है वो। क्योंकि टैक्स सब भर रहे हैं। टैक्स हर इंसान नहीं देता, गरीब नहीं देता है, इनकम टैक्स नहीं देता सरकार, पर फैसिलिटी दो भी इंजॉय करता है। तो उनको क्यों मिल रही है? तो होता है। जो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है जीएसटी। मैं समझू। अब मैं बोलता जा रहा हूं, बस सुनती जा। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसमें टैक्स भी मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा और सरकार को भी जमा कराने मैंने जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, तेरे पिताजी का इनकम टैक्स का आया कि सर आपने ना 50,000 रुपये बैंक को इनकम टैक्स को जमा कराना है। बेयर कौन करेगा? 50,000 तेरे पापा। जमा भी कौन कराने जाएंगे? तेरे पापा। मगर डोमिनोज का पिज्जा खा रही है, जीएसटी लगता है। डोमिनोज वाला तेरे से जीएसटी ले लेगा और गवर्नमेंट को खुद दे। गवर्नमेंट को खुद देगा। जमा कौन करा रहा है? वो डोमिनोज वाला। बर्डन किस पे पड़ रहा है? मेरे पे। तो सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन है? सेम। अच्छा सेम पर्सन। डायरेक्ट में सेम होते हैं, डायरेक्ट में डिफरेंट होते चलो, यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स, हैं। इज बोर्न बाय। लाइबिलिटी टू पे टैक्स। इज बोर्न बाय सेम पर्सन। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं लर्न करने के। बर्डन ऑफ टैक्स, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, बॉर्न बाय सेम पर्सन। यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स एंड लाइबिलिटी टू पे द पे एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स, बॉर्न बाय सेम पर्सन या डिफरेंट पर्सन? डिफरेंट। बॉर्न बाय। तेरे पापा किसी ऊपर बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं? नो, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन कैन बी शिफ्टेड। किस में शिफ्ट हो सकता है? इनडायरेक्ट में।
burden can be shifted. और एग्जाम में सुन ले, बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब बर्डन को इंग्लिश में इंसिडेंस कहते हैं। एग्जाम में वर्ड आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाइए। बर्डन ऑफ टैक्स को क्या कहते हैं? इंसिडेंस कहते और लायबिलिटी को हैं। वही जमा कराना हो तुम। बॉन्ड। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन भी एक इंसान बेयर कर रहा है, सरकार को जमा भी एक बंदा ही कराने जा रहा है, वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट। एक बर्डन मैं बेयर कर रहा हूँ, पे कोई और कर रहा है। बर्डन किस पे शिफ्ट हो सकता है? डायरेक्ट। बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट। कौन सा टैक्स है जो हर प्रजाति को बेयर करना पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि दवाइयां तो हर कोई बंदा खाएगा। गरीब इट कवर्स इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। और इनकम टैक्स है बहुत कम देते हैं। इट कवर्स मतलब इसमें लिमिटेड रीच है, उसमें वाइड एरिया कवर हो जाता इट कवर्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। है। एक बार ये पॉइंट समझा दोगे? ये प्रोग्रेसिव होता है, ये नहीं समझ आया होगा। और ये रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब अच्छा ही मतलब बुरा। जैसे मुकेश अंबानी की इनकम ज्यादा है, टैक्स कम। एक इंसान ज्यादा पैसे कमाना टैक्स टैक्स ज्यादा है, तो इसमें ये क्या हुआ? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम कमाओगे टैक्स टैक्स और बढ़ देता गया। है। मगर मुकेश अंबानी डोमिनोज का पिज्जा खा ले, मैं खा लूं, दोनों को जीएसटी तो सेम देना पड़ेगा, क्योंकि पिज्जा तो सेम ही मिलेगा ना दोनों को। ये थोड़ा मुकेश अंबानी के घर 5 करोड़ का पिज्जा जाएगा, मेरे घर 500 का पिज्जा आएगा। तो यहाँ पे नो रिलेशन विद इनकम। चाहे तुम ज्यादा कमाओ या कम कमाओ, आपको टैक्स इक्वली पे। हैव सेम बर्डन रिच एंड पुअर। यहां तक का चैप्टर वही पास सारा दिन। यहाँ से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट? पहला रेवेन्यू। रेवेन्यू बजट, और देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। पहला रेवेन्यू बजट, और रेवेन्यू बजट, और रेवेन्यू बजट, और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में दो चीजें आएंगी, टैक्सेस और सॉरी रेवेन्यू। हाँ, ये होती है तुम्हारी कंसंट्रेशन। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल बजट? वहां नहीं देखने की जरूरत है। नाउ व्हाट वाज द डेफिनेशन गिवन बाय मी फॉर द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? के अंदर क्या होता है? पीछे। तेरा ध्यान कहाँ है यार? अरे यार लर्न थोड़ी हो गया, अपनी लैंग्वेज बोलूंगा फिर आप सुनाओगे। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ना एसेट्स कम होते हैं, लायबिलिटी डू बढ़ती नॉट है। डू नॉट इंक्रीज इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, डू नॉट डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों नहीं हो सकती। अब रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आगे जाके दो पार्ट में फिर डिवाइड कर दी, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस दो तरीके का होंगे। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स, लायबिलिटी टू पे द टैक्सेस। पूरा मेरे को बता, बर्डन ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी टू पे द टैक्सेस बॉर्न बाय। सेम। इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट। लायबिलिटी पूरा बोला करो, लायबिलिटी टू पे द टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाय। डिफरेंट। ठीक है, कहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो सकता है, कहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता? डायरेक्ट में शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा टैक्स है जो बहुत मेजर ऑफ द पॉपुलेशन को कवर, इनडायरेक्ट। कौन सा नहीं कर पाता? डायरेक्ट। कौन सा प्रोग्रेसिव है, कौन सा रिग्रेसिव है? और डायरेक्ट प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव है। थोड़े से एग्जांपल लिख ले डायरेक्ट टैक्सेस के। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल, सबसे पहले इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स जायदाद पे लगने वाला टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जो तुम प्रॉपर्टी या बेच बेच के पैसा कमाते हो, गेन करते हो, उस पे गेन टैक्स। इनकम मेनली तो इनकम टैक्स ही होता है। वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है जीएसटी, सर्विस टैक्स। वो भी इनडायरेक्ट है। हाउस टैक्स इन वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। जो तुम मैन्युफैक्चर करते हो। पुराने जमाने में लगता है सारे टैक्स उड़ गए हैं, यानी तो जीएसटी आ सकता है एग्जाम में मुझे। आ जाओ, क्वेश्चंस आते हैं कुछ, मैं कुछ एग्जांपल पूछता हूँ। अब ये एग्जाम में लिख के कैसे आओगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमसे मैम पूछ ले, इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट।
It is a direct tax because here Here the burden burden of of tax and liability to pay the tax is borne by cannot be same person and burden cannot be shifted. shifted. ये लिख के आना पूरा, रीजन बोले या ना बोले लिख के आना ही आना, ये मत कहना लिखा तो था नहीं, हम लिख के नहीं आए, और डायग्राम बोला नहीं बोला बना के जरूर आना। एडीएस में हाँ, बोला नहीं बोला कोई मैटर नहीं करता। इनकम टैक्स हम बोलेंगे इट इज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज liability to pay because here the burden of tax and liability to pay tax is borne by same person and burden of tax cannot be shifted. because here the burden of tax and liability to pay the tax is इंग्लिश मैटर करती है इसमें? yes is borne by same person and burden cannot be shifted. दूसरा, अगर मैंने पूछा व्हाट इज जीएसटी, देखो इनकम टैक्स पूछ ले, कॉर्पोरेशन टैक्स पूछ ले, सबके लिए सेम एक्सप्लेनेशन ही होगी। अब बता जीएसटी, सर जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज हियर बर्डन ऑफ टैक्स एंड लायबिलिटी टू पे द टैक्स इज बोर्न बाय and burden of the एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बर्डन शिफ्ट होने का मतलब क्या है? डोमिनोज वाला तेरे को जब पिज्जा डिलीवर करेगा तो इससे जीएसटी के पैसे लेगा और जीएसटी के पैसे लेने का खुद अपनी जेब में रखेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, करेगा, जमा कराएगा। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज here the burden of tax and liability to pay tax is borne by same person, different person. And burden can be shifted, it cannot be shifted. can be. कोई दिक्कत? समझ आया एग्जाम से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? जो क्वेश्चन होंगे आप करने हैं बस। अब हमने टैक्सेस का पैसा पढ़ लिया, अब आता है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्स के टाइप होते हैं? टाइप नहीं होंगे, नाम होंगे बस। जो नाम होंगे उनको एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी, बस नाम याद होनी चाहिए। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है? सरकार को ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब टैक्सेस से पैसा आ रहा है या टैक्सेस के अलावा कहीं और से पैसा आ रहा है? सबसे पहला प्रॉफिट, जो मैं बोल रहा हूं वही है, सबसे पहले होता है प्रॉफिट्स। ठीक है, एक चीज बता, कोई सरकारी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट सर्विस बेच के पैसा कमाती है? एलआईसी, जैसे एलआईसी सर्विस दे रही है, उसी तरीके से इंडियन ऑयल है, ये भी सरकारी कंपनी है। ये क्या बेच रही है? गुड्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज से जो पैसा आता है, जो प्रॉफिट आता है, वो किसकी जेब में जाता है? गवर्नमेंट की जेब में जाता है। क्या मैं कह सकता हूँ वो गवर्नमेंट का टैक्सेस से आने वाला पैसा है या नॉन टैक्स रेवेन्यू? उसके बाद डिविडेंड्स। एक चीज बता, क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या इंडिया की गवर्नमेंट ने रिलायंस में शेयर ले रखे होंगे? बताओ, इंडिया की गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे इन रिलायंस, क्या रिलायंस उनको हर साल क्या देता होगा? डिविडेंड देता होगा, नहीं देता होगा? बता, रिलायंस उनको क्या देता है? डिविडेंड देता है। किसको देता है? इंडियन को। तो बता, ये वाली जो इंडिया को डिविडेंड मिल रहा है वो उनकी इनकम है या नहीं है? बोले तो पहला पार्ट क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट का एग्जांपल क्या है? एलआईसी सर्विस देती है, इंडियन ऑयल गुड्स। लेकिन वहां क्या लिखवाई हुई है? मैं वो आपसे पूछ रही हूँ। लिखनी है जब पूछेगा, वैसे पूछेगा नहीं, बिकॉज नाम याद होना चाहिए नॉन टैक्स। Profit means Indian government enterprises like LIC, Indian Oil sells the goods and services and it acts as an income for the company. उसके डिविडेंड में क्या है? इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी एंड सच कंपनी गिव द डिविडेंड टू द इंडियन गवर्नमेंट, इट विल बी एक्ट एज ए नॉन टैक्स। पहला क्या है? प्रॉफिट। दूसरा क्या है? प्रॉफिट डिविडेंड। तीसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स
गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन यूनियन टेरिटरी, टेरिटरीज एंड फॉरेन गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने लोन दे रखे थे तीन बंदों को। इन्होंने दिल्ली की गवर्नमेंट को लोन दिया था, इन्होंने हमारी एमसीडी को लोन दिया था, और इन्होंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। मोदी ने किन किन तीनों को लोन दे रखा है? दिल्ली गवर्नमेंट, एनसीडी, बांग्लादेश। ठीक है। अब ये सारे लोग गवर्नमेंट को क्या देंगे? हमारी ब्याज देंगे। बता, लोन कौन किसको दे रहे हैं? लोन सेंट्रल बैंक ने दिया, इंटरेस्ट वो सेंट्रल बैंक का है यहाँ। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिया, इंटरेस्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना। ठीक है। लोन्स आर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑल दीज पीपल, और अब ये सारे लोग इनको इंटरेस्ट और लोन पे करेंगे। ये क्या इंटरेस्ट हमारी सरकार का टैक्स का पैसा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू? क्योंकि टैक्सेस के थ्रू नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टी। फाइन्स एंड पेनल्टीज, जैसे एग्जांपल, रेड लाइट जंप करी, फाइन से होता है, अच्छा फाइन, हाँ ठीक है। रेड लाइट जंप करी, उन पे फाइन पेनल्टी लगेगी। इनकम टैक्स इवेजन करी, इनकम टैक्स की चोरी करी, तो तुम पे फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेंगी नहीं लगेंगी? तो ऐसे केस में रेड लाइट जंप करने पे, इनकम टैक्स एविजन करने पे तुम पे क्या लगते हैं? फाइन्स एंड। इसके बाद और देखते हैं, गिफ्ट एंड ग्रांट। फीस एंड लाइसेंस फीस। एक बार बताओ, जन्म पूछना है मुझे करना, आपको फीस एंड लाइसेंस फीस। एक चीज बता, अगर किसी ने कोई केमिस्ट का लाइसेंस खोलना है, तो किस, गवर्नमेंट को लाइसेंस की फीस जाती है। बिल्कुल, गन का लाइसेंस तो रखना है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहाँ करती होगी? अबे गवर्नमेंट अपना खर्चा नहीं करती, हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं होते तुम्हें? एम्स एम्स चलाने नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं चलाने, मिलिट्री को पैसे नहीं देने? यहाँ से देती है। ऑब्वियसली कहाँ से देगी? टैक्सेस के थ्रू देगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू के देगी। भाई देश चलाना आसान नहीं है। जो तुम्हारे बॉर्डर पे इतने रक्षा कर रहे हैं जवान, अपनी जान से रखने के लिए, उनकी सैलरी नहीं देनी? तो मर जाते हैं, उनकी पेंशन वाइफों को नहीं मिलती? और अगर कम पड़ जाए तो आरबीआई से प्रिंट करवा लो। आरबीआई से प्रिंट करा लो, या लो। अब नहीं बोलोगे, तेरे को याद है आरबीआई वाला सब। फीस, केमिस्ट का लाइसेंस का, गन का लाइसेंस का, तो हमें क्या देनी पड़ती है? हमेशा फीस देनी पड़ती आपने कीपिंग गम लिखा हुआ है गन की जगह। है। ये पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस। बेगिंग। ये गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस भीख मांगना होता है। जैसे एग्जांपल, गिफ्ट खुशी के मौके में मिलती है, ग्रांट और डोनेशन दुख के मौके में मिलती है। जैसे एग्जांपल, कहीं सुनामी आ गई तो दूसरी कंट्री से डोनेशन मिलती है। और अगर कोई बंदा किसी और कंट्री में जाता है, जैसे मोदी यूएसए में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, तो वो कुछ गिफ्ट मिलते हैं, तो एक खुशी के मौके में मिलते हैं। तो गिफ्ट पैसे थोड़ी होते होंगे जो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, गिफ्ट पैसे थोड़ी होते होंगे। गिफ्ट कुछ भी फॉर्म में हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट, अब है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं जिसको समझिएगा, एस शीट। ये अब एस शीट का मतलब समझ गए? जब एक इंसान मर जाता है, उसके बाद बहुत प्रॉपर्टी होती है, मगर उसका कोई लीगल वारिस नहीं होता, ना ही उसने कोई विल नहीं की होती, तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है। इसको कहते हैं एस्टीट। एस्टीट का मतलब क्या होता है? ध्यान सुन, क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ओवर प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन who dies without having any legal heir, हु डाइज without any will.
without any who dies without any legal heir, हेयर मतलब वारिस, बाल, अच्छा। who dies without any legal heir and will। विदाउट एनी लीगल। वारिस को हेयर कहते हैं। पढ़ ले, मोदी की तो हुई थी, उसे छोड़ दी थी। हाँ, अब तू पढ़ने बैठ जाइए। नेक्स्ट। खुद करते हैं बात तो मेरे को बोलते हैं। मैं समझाने के लिए तो एग्जांपल दिया था, तू कहेगी एस चीट याद कैसे करें? गवर्नमेंट ने चीट करके तुम्हारी प्रॉपर्टी ली। ऐसे भी याद रहेगा, स्पेलिंग नहीं याद रहेगी बस। ESCHEET। इसके बाद आता है फोर्थ फीचर। मैं समझाऊं? वो नहीं है, शेयर्स का नहीं है। फोर्थ फीचर का मतलब होता है अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने तुम्हें कोई काम दिया था और वो तुम काम पूरा ना कर पाए, तो गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं लगाती, कोर्ट पेनल्टी लगाती है कि तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी। तो लिखो, पेनल्टी इम्पोज बाय कोर्ट, पेनल्टी, पेनल्टी इम्पोज बाय कोर्ट और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। म्यूचुअल रही है क्या अंदर? ठीक है। फोर्थ फीचर क्या लास्ट है? स्पेशल असेसमेंट। कितने याद करने हैं? याद क्या, देखो सब पता होना चाहिए। 8 पॉइंट है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, गिफ्ट एंड ग्रांट, वो फाइन्स एंड पेनल्टीज, पेनल्टी और लाइसेंस वाला, और लाइसेंस ये फीस, स्पेशल असेसमेंट स्पेशल असेसमेंट, फोर्थ और फीचर एसटी। एसटी। ये खुद से नहीं कर सकती थी? 45 मिनट हुए हैं और कितना चैप्टर 25 मिनट खत्म भी हो गया। तुम लोग ढंग से पढ़ो ना, बैठ के घर में। बस वही है ना, पढ़ने का दिल नहीं है कुछ भी। ये वीडियो इफ यू नो सारे बच्चों के काम आएगी। मुझे किसी काम करना है ना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है? ये क्या आपने सब दो भी करना है? बेटा बहुत है इसके लिए। अकाउंट से तूने हाथ लगाई। टाइम है मेरे तो पास। तेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मैं बोले जा रहा पढ़ ले, नहीं मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम जाएगा देखो पता। अकाउंट्स तो हो जाएगी। स्पेशल असेसमेंट अब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ये टैगोर गार्डन है, ठीक है। सपोज करो गवर्नमेंट ने इसके आसपास एक बहुत बड़ा मॉल बना दिया। अब इस मॉल की जो कीमत थी वो कुछ गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपए पड़ी बनाने में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके घर बोलेगी बेटा देखो हमने आपके लिए मॉल बनाया, इससे आपके घर की कीमतें बढ़ गई। ऐसा करो सारे के सारे हर कोई बंदा 10-10 हजार रुपये सरकार को जमा। तुम बोलोगे क्यों भाई, हम क्यों जमा कराए ना? वो गवर्नमेंट लेगी, वो गवर्नमेंट कहेगी इसका फायदा हमें मिलेगा तुम्हें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? या तो तुम्हारे घरों की कीमतें बढ़ जाएंगी या तो किराया बढ़ा दोगे, तुम अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो। देखो, ये क्या बात हुई? बस होता तो होता है। गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर रही है ये चीज। बिल्कुल। तो स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट, मैं बोलूँ when a government undertakes any development activity। नहीं बोला मैं सिस्फान, एक चीज बता, मैंने सबको पढ़ाना है इसलिए। स्पेशल असेसमेंट का मतलब है गवर्नमेंट जब एक अंडरटेक करेगी एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू विच वैल्यू ऑफ नियर बाय प्रॉपर्टी राइज कर जाएगी, देन गवर्नमेंट चार्जेस अ स्मॉल अमाउंट, government charges a small amount from all the residents nearby to meet the cost of construction. इसी को स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट।
इट इज कॉल्ड बाय स्पेशल असिस्टेंट। तो जैसे मॉल 500 करोड़ का बन गया, तो हर एक रेजिडेंट से अगर मैं 10,000 ले लूं, और यहाँ पे ना ना करते यहाँ पे 3,000 घर भी हो, तो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट हो जाए। तो तुम्हारे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू खत्म हो गए। 5 मिनट तुम रेस्ट ले लो। हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट, पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती थी, विच इंक्रीज या डू नॉट होता था। Do not do. डू नॉट इंक्रीज था। Liability and do not increase the assets. रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके होते हैं। Increase the liability. अबे रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की होती थी, टैक्स में दो तरीके के होते थे, नॉन टैक्स में 4 तरीके के होते थे। अब आ जाओ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके के होंगे, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेट। कैपिटल रिसिप्ट आर टू टाइप्स, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा। डेट क्रिएटिंग मतलब ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो लाइबिलिटी इंक्रीज करती है, वो डेट क्रिएटिंग होती है। लिखो, डेट क्रिएटिंग का मतलब जो तुम्हारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगी, जो तुम्हारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगी वो डेट क्रिएटिंग है, और जो तुम्हारे एसेट को डिक्रीज कर जाएगा वो नॉन डेट क्रिएटिंग। लिखो। सो डेट क्रिएटिंग क्या है, डेट क्रिएटिंग जो तुम्हारी क्या बढ़ाती है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो डेट क्रिएट करती है, डेट का मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है। और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी, जो तुम्हारे एसेट्स कम कर जाएगी। डेट क्रिएटिंग में दो आती है, और यहाँ पे भी दो आती है। सर कौन कौन सी दो आती है मेरे को बताओ। पहला Borrowing. डेट क्रिएटिंग, पहला बस आरडी, बस आरडी, बस आरडी। बी मतलब बोरिंग्स, एस का मतलब स्मॉल सेविंग्स, जो पोस्ट ऑफिस में तुम पैसे जमा कराते हो ना सारे, वो स्मॉल सेविंग्स होते हैं। आर का मतलब रिकवरी ऑफ लोन, डी का मतलब डिसइन्वेस्ट, जल्द से राइट। तो बताओ, कैपिटल रिसिप्ट दो तरीके की होती है, और क्या होती है, Debt creating or not debt? डेट क्रिएटिंग और Non-debt creating. डेट क्रिएटिंग में कौन से दो होते हैं, Increases the liability. डेट क्रिएटिंग में इंक्रीज द लाइबिलिटी करते हो, नॉन डेट क्रिएटिंग में Assets come. डिक्रीज द एसेट। दो एग्जांपल्स हैं वहां पे, दो एग्जांपल्स है वहां पे। Borrowing. बस आरडी, ये नहीं बोल सकते बस आरडी। Borrowing. Small scale. स्मॉल सेविंग्स, आर से Recovery. रिकवरी ऑफ लोन, डी से डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट पता है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, दिस कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। तेरा एलपीजी हो गया बस, मैं तो पढ़ा चुका था कल, वो भी नहीं हुआ। मैंने चैप्टर आपने क्या कर दिया? कल कितने चैप्टर किए, एक चैप्टर पूरे दिन में। बेटा मैं तेरे को सच कह रहा हूँ, ये मेंडी के चक्कर में तू डूबेगी, मेरे को गारंटी में बोला। बस मेरा कुछ नहीं, एक चैप्टर बहुत ज्यादा है, अभी तो बहुत दिन है। डेट क्रिएटिंग, डेट क्रिएटिंग क्या होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज करता है। नॉन डेट क्रिएटिंग, डेट क्रिएटिंग में दो एग्जांपल्स, नॉन डेट के दो एग्जांपल्स। बोल। स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल क्या होता है, स्मॉल स्मॉल स्केल स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पढ़ के आया था। बोरोइंग और स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी। तो मुझे नहीं पता, तो वो अपने आप डूबेगी, और तो परसों ना रोने निकल जाएंगे तुम लोगों के, तब तुम लिखोगे कि हमारे 8-10 चैप्टर पेंडिंग रहे। फिर तो भाई दुनिया भर मालिक है। जब है ना लास्ट में इतना ज्यादा कोर्सेज है ना, दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। फिर कर लो।
करूंगा। मुझे नहीं पता, तुम बस करोगे, मेरे को क्या मालूम। करो ना करो, तुम्हारी जिंदगी है, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब एक बार समझा देता हूँ। सर बोरिंग हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? सर आप बोरिंग कहाँ से करोगे? आप फॉरेन गवर्नमेंट से कर सकते हो, कमर्शियल बैंक। आप वर्ल्ड बैंक से कर सकते हो, आरबीआई। आईएमएफ से कर सकते हो, आरबीआई से कर सकते हो। स्मॉल सेविंग का मतलब है आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी पोस्ट ऑफिस में करा सकते हो। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है जो लोन दिया था, स्मॉल स्केल सेविंग। स्मॉल सेविंग का मतलब है हम पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब हमने लोन रिकवर किया जो हमने दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है तो हमने अगर लोन रिकवर कर लिया। तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमारे रिसिप्ट है, हमारे एसेट तो डिक्रीज हो गए क्योंकि जो पहले हमने लोन दिया था उस समय इस बंदे को, हमारे एसेट था। हाँ, तो मैं वो एसेट था डिक्रीज। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मींस होल सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू टू द प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर। सेक्टर, क्योंकि वो लॉस मेकिंग होती थी पब्लिक। ये मत लिख के आया वो लॉस मेकिंग की ये थी, बस मैक्रो में ना बस इतना सा लिखना है, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज या अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। ज्यादा मत बकचोदिया करा ना पेपर में, जितना बोला उतना लिखो या बस। लिखो जो नहीं आता ना वो पहले ध्यान रखो। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, तुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसके बाद दबा के क्वेश्चन कराएंगे, दबा के क्वेश्चन कराएंगे, नहीं कितना। है 6 मार्क ऐसे कर। नहीं नहीं, अगर सारे चैप्टर इतने के जोड़े सारे, कोई बात नहीं। अब सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिसिप्ट रेवेन्यू है या कैपिटल है? सुन, एग्जाम्पल मैं बता। एग्जाम्पल नहीं, एक तरीका होता है। हाँ, हमें एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को आएगा, या तो वो रेवेन्यू है या तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। सबसे पहले चेक कर लियो कि बस आरडी है या नहीं। अगर बस आरडी में से कहीं पे भी फॉल कर रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। उससे अच्छा वो। और अगर बस आरडी, इतने नाम याद रखिएगा, उसके लिए कंफ्यूज हो जाएगी। अगर कोई भी चीज बस आरडी के अंदर फॉल कर रही है तो कैपिटल रिसिप्ट है, और बस आरडी के फॉल नहीं कर रही वो रेवेन्यू रिसिप्ट। बस लिख ले। कोई भी चीज अगर बस आरडी के अंदर फॉल कर रही है, कोई भी चीज अगर बस आरडी के अंदर फॉल कर रही है, कौन कौन सी? बोरिंग, स्मॉल सेविंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है? आ रहा। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस तो मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ बजट। और तूने गवर्नमेंट और जो तूने पीओपी है वो तूने लर्न किया है, बस सुनी है वीडियो? क्यों नहीं समझ आई? अरे समझ नहीं आई तो नहीं आई। जो पहले पढ़ाया था तब। आईडी मैंने आपको बोला कि मुझे समझ नहीं आया, एक बात मुझे बताओ। बताओ, यहाँ है ना, बोलो क्या आईडी मैं बोला। मैं मैं तेरे को 10 या 15 एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ, और उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज अ रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। हेल्प कर देना। नहीं मिलेगी। बस आरडी में फॉल कर रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट, बस आरडी में फॉल नहीं कर रहा तो रेवेन्यू। और तो चुप करिए, मैं पहले पूरे के पूरे समझाऊंगा थोड़े। अगर पॉसिबल हुई शाम को ले लो। बहुत मुश्किल है, रात को ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते सर। मैं नीचे से देख रहा हूँ तो गाइड लाइन कभी मैं 2 बजे पहुंच सकता हूँ। तो आपको ऑनलाइन लो। ले लेना मुझे बजे। आइडेंटिफाई करना वेदर इट इज अ रेवेन्यू और द कैपिटल रिसिप्ट। पहला, लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। इजी तो नहीं आएगा, गारंटी तो एक है। और तुम जो इजी पेपर का सोच रहे हो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अपने आप से पता चल जाएगा ये बुक क्या करना हो गया है तुम लोग। परेशान मत करो भाई फिर। जो रिकवरी, पढ़े वही।
रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम श्रीलंकन गवर्नमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर भी रहते हैं। तूने पूरे 5 दिन में कुछ नहीं किया, 12, 13, 14 और इंडिया 5। बेटा चुप चुप हो जा, मेरे को पता है ना तुम लोगों ने कितना किया। पेरेंट्स को अगर मैंने बता देना, पेरेंट्स खुद घबरा जाएंगे, तुम भी घबरा जाओगे। चुप, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम श्रीलंका, मैं कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज सभी इस पे कंसिडर कर। जब करा है मैंने। ये मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। अभी मैं लिमिटेड एग्जांपल करा रहा हूँ, मैंने जितने यहाँ पे सारे लिखे हैं, सारों आइडेंटिफाई करना वेदर इट्स रेवेन्यू कैपिटल, घर में बैठ के। मैं इतने एग्जांपल दे रहा हूँ बस समझाने के लिए कंसेप्ट क्या है। अब आ आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट और अ कैपिटल रिसिप्ट। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। जो चीज एसेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट करेगी, जो चीज एसेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट करेगी, वो रेवेन्यू होगी, कैपिटल होगी। जो एसेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेगी, रेवेन्यू। सर और कैसा तरीका है कैपिटल को आइडेंटिफाई करने का? कोई भी चीज अगर बस आरडी है, कोई भी चीज बस आरडी है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। और जो चीज बस आरडी नहीं है, बस का मतलब बी से, स्मॉल एस से, स्मॉल स्केल स्मॉल स्केल स्मॉल स्केल आर से, रिटर्न रिकवरी ऑफ लोन। रिकवर सबसे पहले लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले चेक करते हैं एसेट लाइबिलिटी पैसे डालेगी नहीं डालेगी। लोन ले रहा हूं तो एक कैपिटल रिसिप्ट है, ये तो पता चल गई। तो हम लिखेंगे इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज, अब रीजन लिखेंगे, इट विल इट विल इंक्रीज increase द the लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और डिक्रीज द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ये लिखो, इट इज अ capital कैपिटल रिसिप्ट। और वैसे भी ये बस आरडी में फॉल कर रही है, बोरिंग, पैसा लेना बोरिंग ही होता है। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट विल इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं तुमसे टीचर से एक सवाल एक्स्ट्रा पूछ लूंगा। चलिए कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट में कौन सी है, डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग? वो तो पूछा ही नहीं। मैंने पूछा, इट इज अ डेट क्रिएटिंग या नॉन डेट क्रिएटिंग, मैंने पूछा तेरे से। डेट क्रिएटिंग क्योंकि ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और जो एसेट डिक्रीज करता है वो क्या होता है, नॉन डेट। उनको। क्योंकि जो चीज लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया तो डेट क्रिएटिंग, ये डेट क्रिएटिंग। इतना लिख के आना है। देखते हो, टीचर वही खुश हो जाएगा। नहीं लिखेगी डेट क्रिएटिंग, जब तक पूछा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ लिया डेट क्रिएटिंग है नॉन डेट क्रिएटिंग है। डेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, जो खर्चा होता है डेट। कर्जा कर्जा, जो कर्जा क्रिएट करती है, लाइबिलिटी इंक्रीज करती है, वो डेट क्रिएटिंग है। जो एसेट को डिक्रीज करती है, लिखो इस चीज को। नहीं बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द श्रीलंकन गवर्नमेंट। हमने पहले चेक कर, बस आरडी में फॉल कर रही है, आर से रिकवरी ऑफ लोन। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज it इट, will decrease the assets. यस, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट विल रिड्यूस The assets ऑफ। चल भाई, कैपिटल रिसिप्ट है, ये तो ज्यादा डेट क्रिएटिंग है नॉन डेट क्रिएटिंग। non debt created. इतना सोचने में टाइम लग जाए ना तो समझ लो पेपर ही ना होगा।
भाई बोलूं तो दिक्कत है, टाइम गलत बोलने से अच्छा है कि टाइम लेके सही बोलूं। गलत तो नहीं बोला मैंने, जब गलत बोलूं ना तब डांटना। प्रॉफिट प्रॉफिट। एंड डिविडेंड्स फ्रॉम भारत पेट्रोलियम, प्रॉफिट और डिविडेंड मिल रहा है भारत पेट्रोलियम। ये नॉन डेट क्रिएटिव में आएगा। हाँ है, बड़े समझदार हो। पहली बात तो ये कैपिटल रिसिप्ट ही नहीं है कभी। प्रॉफिट एंड हाँ। डिविडेंड। हाँ, प्रॉफिट और डिविडेंड। क्या बोरिंग है? नहीं नहीं, तू एक चीज बता, तो शर्म नहीं आती पढ़ने में? सॉरी एक सेकंड, ये नॉन टैक्स। तो फिर क्यों नहीं करती ढंग से? तुझे इतना समझाने का अंदर मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। अरे ठीक मैं है। दूसरे बच्चों के लायक नहीं बचता कुछ समझाने, इसलिए मैं तेरी क्लास रखूंगा, तो रात को 1 बजे रखूंगा, जिससे मैं सबकी जगह निकालूंगा, मेरे में ताकत भी रहेगी। मैं सच करूँ, ढंग से पढ़ना है तो पढ़ने को पूरी 100% कंसंट्रेशन जीएफ से। हे। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? पहली बात तो कैपिटल रिसिप्ट हो नहीं सकती, ना बोरिंग है, ना बोरिंग है, ना स्मॉल सेविंग है, ना डिसइन्वेस्टमेंट है, ना आरडी है। इट इज अ, हाँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट। रीजन क्या लिख के आएगी उसका? Because it do not increase the liability of the government, do not decrease the, because it do not इंक्रीज the liability of government and do not decrease, because it do not increase the liability of the government, do not decrease the asset of government. और रेवेन्यू रिसिप्ट में पूछ लो टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि टैक्सेस का तो रोल ही नहीं। इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। चेक कर। अबे बड़ा सिंपल से, अगर बस आरडी में फॉल कर रहा है तो कैपिटल लेना ही है। बस क्या है फिर इतना क्यों दिमाग लगाना? सर बस बोरिंग नहीं, स्मॉल अरे सेविंग। सही तो बोला है, बोलने का मौका तो दिया करो जब नहीं हुआ है। 1 सेकंड में तेरे को देख के पता चल जाना कहाँ पे है। टैक्स वाला है। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स वाला। और रीजन क्या लिखा है? इट विल नॉट इंक्रीज द लायबिलिटी और डिक्रीज द एसेट। इट विल नॉट इंक्रीज द, लायबिलिटी। इट डू नॉट इंक्रीज liability of government and do not decrease asset. नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग्स मतलब पोस्ट ऑफिस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रही है। स्मॉल सेविंग्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन पोस्ट ऑफिस। सेविंग है तो ये है रिसिप्ट वाली। कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सी? सॉरी रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट। वाह, एक सेकंड रुको। तेरे से ज्यादा डफर नहीं एक पता। सेकंड बी एक एस, बस आरडी में बस नहीं, एस नहीं है ये। सेकंड। हाँ सॉरी। तेरा ध्यान कहाँ रहता है भाई, पढ़ाई में नहीं होता। ठीक है, और कौन है? बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। नहीं पढ़ना तो साफ बोलो, टाइम मत वेस्ट करो इसको। कैपिटल रिसिप्ट। इतना 10 बार रिपीट करने में मैंने बोला है कि पहले ध्यान से 2 मिनट सोचना है। बस आरडी है तो ठीक है, कैपिटल से, अदरवाइज रेवेन्यू से लिख के आ जाऊंगा। बोरिंग, स्मॉल सेविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, चारों में से अगर एक जगह भी आ गया मैं लिख दूंगी कैपिटल रिसिप्ट, नहीं तो क्या लिखूंगा सर? इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। रीजन, बिकॉज, रीजन भी तो लिखना पड़ेगा। इट विल इंक्रीज द लैब नहीं, इट विल डिक्रीज द एसेट्स ऑफ। क्यों? सरकार के एसेट कम हो जाएंगे? सरकार के पास पैसा जमा करा रही है, पैसा वापस लेगी नहीं? सरकार के पास पैसे जमा करो। अरे 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 बेटे, तुम तो भाई। सरकार जमा कराती है ना हमारे पास? पोस्ट अच्छा, ऑफिस में। इधर आ जा। यार तेरे को ना बस समझाना है ना, एक स्मॉल बच्चे को बस समझाने के बराबर भी नहीं है। लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो बीएस नहीं आ रहा। इतना मैंने डीप में करा दिया, उसके बाद भी अगर तुम जवाब ना देना पाना, फिर मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता बस में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और आरडी में एसेट डिक्रीज हो रहा है? भाई बुक में सारी चीजें नहीं लिखी हुई। बुक में जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, एक शब्द नहीं समझ आएगा। तुम्हें मैंने एक 4 चीजें बताई, बेटा बस आरडी आ जाए ना तो कैपिटल रिसिप्ट लिख देना।
बस आ रही है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और आरडी आ रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। क्या लिखूं? इट इज अ कैपिटल। और खुद बता, स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या होता है? हम लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा रहे हैं जो सरकार लेके जाएगी हमसे। और एसेट कैसे डिक्रीज हो गया सरकार? भाई कोई लिहाज नहीं होता बोर्ड में पास से। और साफ स्ट्रिक्टनेस गाइडलाइंस आई है इस बार, कोई लीनियंट मार्क नहीं। टी बोर्ड की जगह शुरू हो चुकी है। रिजल्ट इस बार नॉर्मल टाइम पीरियड से काफी जल्दी आएगा इलेक्शन से। 1 मई प्रिडिक्टेड। 2 को तेरे पेपर खत्म हो रहे हैं, 1 मई को रिजल्ट है तुम्हारा सब। टीचर्स जा चुकी चेक के लिए। इंग्लिश पेपर चेक भी होने शुरू। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ LIC टू HDFC। LIC कौन सी कंपनी है, पब्लिक सरकारी है भाई LIC, और प्राइवेट है। तो ये सरकारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है? और ये क्या होगी? नहीं, मैं हूंगा वहां पे बताने के लिए। तेरे को ये नहीं पता सरकारी कंपनी LIC? HDFC प्राइवेट है। नहीं, सरकारी होगी। HDFC बैंक बड़ा है यहाँ पे। मैं गवर्नमेंट। अगर अगर बोर्ड के पेपर में कुछ नाम अलग अलग आ गए तो क्या करेंगे? इतना मत अपने आप को पागल समझ कि देखो ये नहीं पता कि HDFC प्राइवेट बैंक है। ICICI क्या है? प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक तो SBI होते हैं छोटे मोटे। इट इज अ कैपिटल एसेट। बिकॉज रीजन क्या है? It will decrease the assets of the government. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तो थोड़ा सा करा के जाऊं फिर तेरे से पूछो, क्योंकि 2-3 दिन रह गए, इस पे कितना करा सकता हूँ? बोलता रहता था इको पढ़ती जाए साथ साथ, नहीं। मैं अकाउंट्स ना करूँ वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये कैसी है, डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग? Non-debt credit. और मैं तो वही बोल के जा रहा हूँ, अगर मुझे कल तक ये रिवाइज नहीं हुआ मैं कोई क्लास नहीं लूंगा। अकाउंट भी सफर होगा, BST तो होगा ही होगा, इको भी सफर होगा, मैं नहीं लूंगा क्लास, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं अपनी मेहनत करो, तुम नहीं पढ़ो। मैं पहले ही कह रहा हूँ कल। अल्टीमेट वार्निंग देके जा रहा हूँ, चाहे तो कोई रात जागनी पड़े तो ये 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, और 3 चैप्टर में कुछ भी पूछो। बहुत देख लिया तुम लोगों ने मेरी लीनियंसी देखी है और स्ट्रिक्टनेस देखी है। 3 की जगह मैं 3 चैप्टरों के सिवा एक चैप्टर कम नहीं करूंगा, कहीं से पूछ लूंगा, कोई डायग्राम बनवा लूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, चाहे तू जाग दिन रात कुछ भी कर, तेरे से काम निकलवा लूं। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा ऐसी क्लासेस। मैंने अक्षित को भी बोल दिया, वो जो नहीं पढ़। फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग है सब बच्चों को। और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बताइए क्या? पीसेस, फाइन्स, कलेक्टेड। ये सारे कराए ना, इतने सारे। देख लो। अभी देखने का नहीं है, अभी पहले समझ जो मैंने कराया। बस RD है, बस RD नहीं है, बस है। तो क्या डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग? लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेट क्रिएटिंग। बस किस में आती है? लायबिलिटी बढ़ेगी। डेट क्रिएटिंग में। और RD किस में आता है? कम। डेट क्रिएटिंग नॉन डेट। डेट। ये बोल रहा हूँ, डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग। तो आगे लायबिलिटी ना बोलूं मैं नहीं, सिर्फ। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आते ही 15 मिनट पूछूंगा, 15 मिनट में अगर मुझे ना सेटिस्फेक्शन उसमें मैं नहीं करूँ। सजा मिलेगी। एक दिन बर्बाद जाएगा, फिर परसों के दिन में तो और पड़ेगी। ये सोच ले, आज अगर मैं 3 चैप्टर प्रिपेयर ना मिले तो देख।
मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस से रहूंगा कि मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं नहीं कह सकता कर सकता मेरे को ये चाहिए। इनकम टैक्स जीएसटी। और फोन तो हाथ मत लगाइयो आज। रात की क्लास हो रही है, मैं 3 चैप्टर कर लूँ। मेरे को पहले पहले तो 3 चैप्टर पूरे ढंग से करेगी। पहले ये कर लूंगा, अभी भी करा के गए हो आप। ये लो। फीस, लाइसेंस फीस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, इनका क्या हो? क्या ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है? नॉन टैक्स। ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉन टैक्स। ना यहाँ से कम करेंगे ना लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे। एसेट डिक्रीज नहीं हो रहा, लाइबिलिटी इंक्रीज इंक्रीज। नहीं हो रही। जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स से ये रिलेटेड। डायरेक्ट टैक्स है रेवेन्यू के अंदर। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज it will not increase the liability, because it will not increase the liability nor reduces assets of government. टैक्स है, नॉन टैक्स है? रिकवरी और लोन फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के गवर्नमेंट को हमने लोन दे रखा कैपिटल है। ठीक है। रिसिप्ट। पहले आरडी में फॉल कर, बस आरडी एक में फॉल सेकंड कर। एक सेकंड एक सेकंड। एसेट्स कम हो जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट है। हम्म। डेट क्रेडिट, नॉन डेट क्रेडिट। बिकॉज इससे हमारे एसेट्स रिड्यूस। रात को मैं तेको डेफिसिट्स का पूरा पूरा पार्ट समझाऊंगा, या तेको वीडियो शेयर कर दूंगा अक्षित की, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे भेज दूंगा। और अभी तेको डेफिसिट छोड़ के सारा करा के जाऊंगा। डेफिसिट्स में मैं तेको न्यूमेरिकल्स भी करा। इसके बाद मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराना है। उसके बाद आई विल डू विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। वो रट्टा मारने होते हैं। एग्जाम में केस स्टडी दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। डेफिसिट मुझे पूरे रात को आने पड़ेंगे। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ सेल टू आईसीआईसीआई। हमने शेयर, ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और जितना तो एडीएस नहीं करेगी तेरे, एक दो दिन में भूल जाएगी सर। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये नॉन डेट क्रेडिट। हाँ जी, रुकना। पानी। पानी हो। अब आजा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहले मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को खत्म कर रहा हूँ, देन आई विल कवर दैट टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। मेरे, हाँ, तेरे को पता है ना, मेरे को अभी डॉक्टर, चलो नेक्स्ट। अब आना है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कोई दिक्कत आ गई, जस्ट हेडिंग डालो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर से वही डालो, यहाँ लिखता हूँ, लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसा खर्चा, ऐसा खर्चा जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, जो ऐसा खर्चा जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करे जाएगा, वो कैपिटल है। और जो एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता, डू नॉट इम्पैक्ट एसेट और लाइबिलिटी, पर ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। अब ध्यान से सुनो डेफिनेशन। मैं बोलता हूँ स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे हमारे एसेट बढ़ेंगे। कर्जे लेने, लोन लेना, इस तरह लिखो, रेवेन्यू वो जो एसेट लाइबिलिटी का इम्पैक्ट है। बिकरिंग नेचर होता है। बिल्कुल, बार बार लिखो। अब डेफिनेशन क्या है? कैपिटल एक्स उसका रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन थी। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो जो नो कंडीशन होती है रेवेन्यू की। कैपिटल में एक होती है। अब उल्टी लिख देनी है, मतलब जहां पे एसेट था लाइबिलिटी वर्ड आ जाएगा, जहां लाइबिलिटी वो एसेट आ जाएगा। इट इज दैट एक्सपेंडिचर, इट इज दैट एक्सपेंडिचर in which it is that expenditure in which two conditions are satisfied. It is that expenditure in which two conditions are satisfied. पहली कंडीशन सुनो, do not, do not. It is that expenditure in which the two conditions are satisfied. Do not, do not. उसमें क्या था? Do not increase the liability था। इस पे ध्यान दे। डोंट फोन, फोन क्या? ये छोड़ छोड़ छोड़, ध्यान यहाँ पे लगा। इट डू नॉट इंक्रीज द एसेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहां लाइबिलिटी वर्ड था ना वहां एसेट आ जाएगा, जहां एसेट था लाइबिलिटी आ जाएगा। कंडीशन वही रहेगी, डू नॉट इंक्रीज द एसेट ऑफ गवर्नमेंट, डू नॉट डिक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। लर्न कर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच एक कंडीशन है, दो कंडीशन सेटिस्फाई। दो कौन सी दो कंडीशन है जल्दी में? as assets do not increases। डू नॉट इंक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, डू नॉट डिक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल उसके अपोजिट में क्या होगा? जहां एसेट वर्ड लिखना है वहां लाइबिलिटी लिख देना, जहां लाइबिलिटी लिखना है वहां एसेट लिख देना। इसमें एक ही कंडीशन पूरी होगी। इट रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर in which only one condition is satisfied, in which only one condition is satisfied. पहली कंडीशन क्या है? इट इंक्रीज द लाइबिलिटी होगा, एसेट होगा? इंक्रीजेस द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। बुक को एक बार अब ये लर्न करके सुना मुझे। डिक्रीज द लाइबिलिटी को लर्न करो, मुझे सुना, जल्दी लर्न करके सुना।
लर्न कर और मुझे सुना, लर्न कर सुना। वो करीब डेढ़ हो गया। तो लोगों की वजह से इरिटेट हो गया हूं। तुम लोगों को जितना पढ़ने के लिए कह रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ रहे। मैं तो पेरेंट्स को कह रखा है, कहता है, एक बार मेरे को कह के दिखा दो आप लोग, आपके बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ, फिर मैं सुनाऊंगा आपके बच्चे ने क्या किया। साफ बोल के आया हूं मैं पेरेंट्स को। वो कहते हैं सर हमें पता है हमारा बच्चा कितना पानी में। मैंने कहा उसको पानी में डूबे रहने दो। आई एम अंडर द वाटर। अब मुझे बताना है तुम्हें कैपिटल है रेवेन्यू। मैं तो बहुत इस बार फ्रस्ट्रेट हो गया ऐसे बच्चों से। देखो, आइडेंटिफाई वेदर इट इज, अपने भाई को देगा अपने आप को दे। उसको क्या देखूं? वो तो टाइम पे ऐसे करता था, पढ़ता था वो। ऐसे ही रहोगे। इतना बड़ा इतनी इससे 2 साल पहले तो शेयर मार्केट का काम। बस ये मत सोच, बिल्कुल पता चल जाता है भाई एक इंसान का। अब लिखना शुरू कर। आपको मेरे को पिटवा के जाना है क्या? फिर बाकी नहीं जाना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। लिखो। अब तेरे को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। मैं नहीं कर रहा, फिर सुनाते हो गलत करा ये ठीक है, कर। कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे बस। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और उसको बताएगा। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट्स। ये क्या है? तो मैंने खुद पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वन वर्ड है। नहीं। पेपर ट्यूसडे है ना? 18 तारीख ट्यूसडे। 18 को ट्यूसडे, कब है? मंडे पेपर है। ट्यूसडे कब है? मंडे पेपर है। हाँ। लोन्स का पेमेंट हो गया, शिक्षा शुरू स्टार्ट कॉलेजेस ऑफिस और मेरी सिम आपके पास है? अब आ देंगे मेरे मार्क्स? हाँ, अब आ देंगे मेरे मार्क्स? कोई गारंटी क्या है तेरी है? पढ़ेगी तो आ जाएगी, नहीं पढ़ेगी तो कुछ भी नहीं आएगी। और जो कह रहे सर वो करिए क्लास ले अपनी। फोन देने से क्या 5 दिन तो बर्बाद किया तूने। अच्छा नहीं गया। थप्पड़ मारूंगी, बकवास मत कर।
पर ज्यादा करे महिमा तू। मैं डाउट सॉल्व कर दूं। एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कोड कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू आप एक्सपेंडिचर? समझो बड़ा सिंपल है, तुक्का मारू मतलब तुक्का नहीं मारना, समझना है। जो एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट कर जाएगा वो कौन है? जो एसेट लायबिलिटी का इफेक्ट नहीं करेगा कैपिटल। वो भी कैपिटल है। जो एसेट और लायबिलिटी को फिक्र कैपिटल तो होता जो है नहीं करेगा रेवेन्यू। बस ये कर ले बस। तूने लॉ ऑर्डर कोड पे खर्चा किया, मतलब पुलिस को सैलरी दिया, वो दिया, इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब पुलिस को सैलरी देना एसेट और लायबिलिटी होती है। अरे अक्कल लगा, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं अक्कल लगा थोड़ा सा। इसलिए नहीं बोल रहा था मैं, इसलिए भाई आंसर एक चीज बता, पूरी जिंदगी में 2 साल अकाउंट पढ़े हैं, ये तो पढ़ा होगा कि कर्जे और प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, पुलिस को सैलरी देनी, कोर्टों में जजों को सैलरी, और रीजन क्या क्या लिखे उसकी डेफिनेशन बता इसकी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बता, इट इज अ रेवेन्यू It एक्सपेंडिचर will not बिकॉज इट डू नॉट decrease the डिक्रीज द investment. है, एक सेकंड वो तो रेवेन्यू में होता था। Does not decrease the assets and increase the liability. बिकॉज इट डू नॉट डिक्रीज द एसेट एंड increases Liability and do not increase the liability amount। तुम लोगों ने कुछ सोचा? आज बताओ, सैलरीज पेंशन पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, revenue रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि इसमें कोई एसेट लायबिलिटी पैसा नहीं होता, और रीजन वही लिखा है। same as above. बोल रीजन। यार बिकॉज इट डू नॉट, यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे तूने रीजन ही गलत लिखा है। हाँ, क्योंकि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इट डू नॉट डिक्रीजेस द लायबिलिटी होता है एंड डू नॉट इंक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा तो अभी पकड़ी गई ना, तो कंफ्यूज हो गई ना क्योंकि तूने कंसिडरेशन से नहीं पढ़ा। एक करेगी दूसरा भूल जाएगी अगर ढंग से नहीं पढ़ेगी। मतलब जो था ना, रिसिप्ट, रिसिप्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड होती है। आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो हमें। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट डू नॉट increases the asset and do not reduces the liability। Construction of roads, dams, flyover, schools, hospital, colleges, capital expenditure reason because This it, will increase the assets. because it's assets for them। ये करने से बेटर पढ़ाई लिखाई। रीपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू द वर्ल्ड बैंक, IMF, हमने लोन ले रखे थे, सरकार ने वापस कर दिए। Capital. रीजन बिकॉज It will decrease the अगर हम कर्जा वापस कर देंगे हमारे एसेट कम होंगे, लाइबिलिटियां कम होंगी, बस ये वही तो बोला दिक्कत decrease the liability. है। लाइबिलिटी तो तुमने यहाँ बोला, तो decrease liability होती है। इट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज it decreases the liability। जिसने कहा था ये इजी है। क्या ऐसा कर, पूरी मैक्रो छोड़ के इंडियन इको पार करके दिखा देते तो मान जाओ। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ। 3 दिन हो गए, 3 दिन में अगर मैक्रो नहीं की ना, सब पता चलता है बच्चा मैक्रो करना ही नहीं चाहता। चलो चलो, इलेक्ट्रिसिटी बिल सैलरी पे टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड सैलरी वाले पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रीजन, रीजन तो पूरा बोल। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों कंडीशंस बोलनी पड़ती है, बोल। बढ़ रहे हैं बिकॉज ना, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। इट डू नॉट increases assets of government।
and do not reduce this liability. अब ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन बजट निकाल, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं करते बजट। उसके साथ ही होगा। पहले ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन बजट निकाल। ऐसे डाल दो इसमें, बहुत अच्छे को। तो हमने तो फोन किया था। हेलो, अब हाँ, तो क्या हो गया? मतलब अभी निकली है वो? ठीक है, मैं फिर पहले पहले किसी और की ले लूंगा, ठीक है, ओके। आपने तो कहा था आपने अश्वित का फोन लिया। कौन सा? अश्वित का फोन। अश्वेत का फोन है ना, मम्मी के फोन से कर। उसने अपने फोन में आए थे देखा था। कितने वो यार, मतलब मेरा ही क्यों लेते हो। वो पढ़ रहा है बहुत ज्यादा। मैंने दिखती है आपको। देख रहे हो मैं कितने झूठे हैं। सच में बताओ किसका लिया है। किसी का भी नहीं लिया है मतलब फोन। लायर, डिसऑनेस्ट। तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना? पढ़ाओ फिर, तुम्हारे ही फोन आ रहे हैं। चलो। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमें एक एक को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब देखो, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है, ध्यान से सुनो। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये होता है, सरकार इकोनॉमी के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट नहीं दिखता। जैसे अगर मैं कहूँ किसी प्राइवेट सेक्टर को बोलूँ कहीं भाई पार्क बना दे, तो कहता है भाई मैं क्यों बनाऊं, मेरे को क्या फायदा। मैंने प्राइवेट सेक्टर को बोला भाई भगवान के लिए ऐसा कर सैनिटेशन सिस्टम बना दे। सैनिटेशन समझती है ना क्या है? पानी का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना दे। ओ भाई मैं क्यों बनाऊं, इसमें भी पब्लिक वेलफेयर के लिए थोड़ा ना काम करूं, मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करूं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर विल नॉट डू एनी वर्क विच इज नॉट मेंट फॉर द पब्लिक वेल। तो सरकार वो काम करती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं घुसना चाहता, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट बड़े ज्यादा हैवी टैक्सेस लगाती है सिगरेट शराब दारू पे, और उससे जो पैसा आता है वो लोगों को सब्सिडीज के तौर पे दे देती है, लाइक सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, या तो लोगों को बोलती है कि तुम खादी के प्रोडक्ट खरीदो, या तो गवर्नमेंट कह देगी कि तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो। सो तो देखो, पहला क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो, गवर्नमेंट reallocate the resources of the economy to promote the public welfare। गवर्नमेंट एलोकेट करती है रिसोर्सेस इन सच अ मैनर जिससे पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला है टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। देखो, कंसेशन क्या होता है। कंसेशन का मतलब सब्सिडी देना, राहत देना। गवर्नमेंट चार्जेस द हाई टैक्सेस ऑन लिकर एंड सिगरेट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, लिकर और सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है। अगर एक बात बताओ यहाँ लिखकर, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू डिस्करेज देयर प्रोडक्शन। हम्म। अगर गवर्नमेंट उसकी प्रोडक्शन कम करना चाहती है तो उसको ठेके तो गवर्नमेंट के ही होते हैं।
ये बहसबाजी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अबे ठेके गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट को कमाई भी होती है, सब कुछ होती है, लोग अपना शरीर गवर्नमेंट गवर्नमेंट अल्कोहल गवर्नमेंट चाहती है शराब सिगरेट बंद कर दो, लोग तब भी नहीं कहते, कहते पियो हमें पैसा दो। Government charges the high taxes on the liquor and cigarettes because government want to discourage their production. Government चाहती नहीं कि production। दूसरा, government provides the subsidies on the product like खादी product, solar power plants, electric vehicles, क्योंकि government इनकी production को increase करना चाहती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूसेस दोज गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है जिसपे प्राइवेट सेक्टर एंटर करना चाहता है, नहीं करना चाहता। The government directly produces those goods and services which the private sector is hesitant to produce because it is not profitable, क्योंकि वो profitable नहीं। Like water management system हो गया, parks हो गए, law and order हो गया, drainage system हो गया, national defense system हो गया। इनको कहते हैं पब्लिक गुड्स। अब कई बार एग्जाम्स में आ जाता है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स क्या होता है। पब्लिक गुड्स क्या है सर? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पब्लिक यूज कर सकती है, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। एग्जाम में आता है public goods are those goods which are non-excludable, non-rivalrous। non-excludable का मतलब तुम किसी को वो गुड्स यूज करने से मना नहीं कर सकते। कोई सड़क पे बंदा चल रहा है, मैं बोलूं भाई साहब इस तू सड़क पे नहीं चल सकता, वो क्या कहेगा, तेरे बाप की सड़क है। तो मैं किसी को भी अपनी सड़क पे चलने से मना नहीं कर सकता। मगर हाँ, कोई बंदा आके तुम्हारे घर में अंदर घुस के बोले भाई मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, तो उसको बाहर निकाल सकते हो, वो तुम्हारा प्राइवेट गुड है। तो पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल। वन मार्कर, पब्लिक गुड आर दोज गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस होते हैं, दे आर अवेलेबल। नॉन राइवलरस का मतलब अगर मैं उन गुड्स को यूज कर लूंगा, हेलो, अब बोल। तो देखो क्या लिखा है, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, दे आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्राइवेट गुड्स क्या होता है, लिख ले, प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स, private goods are those goods which are within domain of a particular person who has exclusive right on such goods। मतलब उसका एक्सक्लूसिव राइट है, दे आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। अब एक्सक्लूसिव राइट, दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑन सच गुड्स, दे आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। अब जैसे एग्जांपल, तेरे पास एक चॉकलेट पड़ी है, कोई बंदा आके उसको ले सकता है, नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो चॉकलेट खा गया तो तेरे लिए कम हो जाएगी। जैसे मेरा फोन ले गए। वो प्राइवेट गुड है, समझ आ गया। नेक्स्ट, इस पे केस स्टडी बहुत आती है, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। इसके एग्जांपल से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक केस स्टडी अगर बताएगी इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट है। पहला, अगर अल्कोहल सिगरेट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रही है सरकार,
तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब दूसरा रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। इसमें क्या है, ध्यान सुनो। गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लेती है रिच पीपल से, और गवर्नमेंट पुअर लोगों को बड़ी ज्यादा सब्सिडीज देती है और फैसिलिटीज देती है। तो गवर्नमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहती है? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है सबसे इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर, मतलब गरीब और अमीर के बीच में पैसे का भेदभाव खत्म करना। इसलिए सरकार इसमें क्या करती है, अमीर लोगों से ज्यादा टैक्सेस लेगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लेगी रिच लोगों से, और गवर्नमेंट कम टैक्सेस, मतलब कम टैक्सेस देती है या सब्सिडीज देती है पुअर लोगों को। ठीक है, देख, पढ़ के देखें और इसके एग्जांपल्स देख। हमारी गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है बिजली पे गरीबों को? एलपीजी। एलपीजी पे सब्सिडी देती है, गैस के सिलेंडर पे, हाँ गरीबों को देती है। किस पे? और तेरे को कोविड की वैक्सीन भी फ्री दी थी हमारी गवर्नमेंट ने। काफी जगह पेड़ हो गए। हाँ पेड थी, पर गरीबों के लिए फ्री भी तो थी। एलपीजी दी थी, सब्सिडीज दी थी, कोविड की वैक्सीन दी थी, गरीब किसानों को सब्सिडीज मिलती है फार्मर प्रोडक्ट्स पे। ये सारा सरकार क्यों कर रही है, सब्सिडी क्यों दे रही है? बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। पढ़ के देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। To reduce the income inequality between the rich and poor, the government should impose high taxes on the rich people and low taxes on poor people. Progressive taxation policy कहेंगे इसको। The government should provide the subsidies and facilities to the poor people like health, education, house, etc. ठीक है ना। एक इस पे आई थी, प्रधान, स्पेलिंग गलत है क्या पहले, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना। उज्जवल योजना का मतलब है यहाँ पे मोदी ने ना गरीब किसानों को गैस के सिलेंडर फ्री दिए। तो जब सरकार सब्सिडीज दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रही है? रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन, रिड्यूसिंग द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। The government is providing the free education and hospital services to the poor people. ये भी क्या है? Reducing the income inequality between the rich and poor. कोई दिक्कत हो ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन आता है, हाउ गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी। एग्जाम में ये दो ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत आते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी कह लो या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कह लो, एक ही मतलब है। क्वेश्चन लिखना दो ना, क्वेश्चन लिखने दो। ये मैं तेरे को लिखवाऊंगा सारा। हाउ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। शो। हाउ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब तो 1 घंटा रह लेते बिना फोन के। शुक्रिया मारते हो सर। चलो, अब मैं ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें समझा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखो। लिखा हुआ। समझाना है मैंने, सुनो। ये प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी कह ले, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या? तूने पूरी इको पढ़ लिया तो तेरे को पता चल जाएगा कैसे समझ आता है। इतिहास, जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है, तो हम प्राइस। चुप हो, जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है,
तो जब ज्यादा डिमांड होगी इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है, बड़ी महंगाई। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट दो तरीके की पॉलिसीज बनाती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों पे कम टैक्सेस लगाएगी या ज्यादा टैक्सेस लगाएगी? बहुत ध्यान से बोलियो। इन्फ्लेशन है, महंगाई है। महंगाई का कारण क्या है? लोगों के पास कम पैसा है, ज्यादा पैसा है? ज्यादा तो हाई टैक्स लगे, यस। मोर ताकि मनी। उनके पैसे आ जाए, उनके पास परचेजिंग पावर उनकी कम होती यस। थी। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन के टाइम पे, मोर मनी सप्लाई के टाइम पे गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ाएगी। टू गवर्नमेंट रिड्यूस देयर परचेजिंग गवर्नमेंट कंसिडरेशन। इंक्रीजेस द टैक्सेस। सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाएगी और सब्सिडीज नहीं देगी लोगों को। गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स, द सब्सिडीज। गवर्नमेंट उस समय एक्सेस डिमांड में सरप्लस बजट बनाएगी। सरप्लस बजट का मतलब क्या है, ज्यादा खर्चा है, कम खर्चा? सरप्लस बहुत टाइप से बजट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हाँ सरप्लस मतलब ज्यादा। ज्यादा खर्चा या ज्यादा वो कम पढ़ा ही नहीं खर्चा? है ना अभी सरप्लस। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बता। फायदा नुकसान। फायदा कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। हाँ, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कौन सा बजट बनाएगी, सरप्लस बजट बनाएगी। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, ये सब कम डैम्स, कर देगी। फ्लाईओवर्स कम करेगी, जिसकी वजह से देश की नेशनल इनकम गिरेगी। एंड एडी नेशनल इनकम गिरेगी और हमारे देश में जो एक्सेस डिमांड है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। इक्वल हो जाएंगे, हमारा एक्सेस डिमांड, कंट्रोल हो जाएगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल। ये तो एडी आ गया। अब देख, पढ़ के देख मैंने कैसे लिखा है। When there is inflation in the economy, महंगाई इकोनॉमी में, इसका मतलब क्या, मनी सप्लाई कम है, हाई है? मनी से हाँ, हाई है। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। सरकार कम टैक्स लेगी, ज्यादा टैक्स लेगी? ज्यादा The टैक्स हो government गई will take, सब्सिडीज। the government will charge high taxes and will give less subsidies to the people. गवर्नमेंट अपना खर्चा भी कम करेगी, रोड्स, डैम्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, एंड गवर्नमेंट विल फ्रेम सरप्लस बजट। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना सरप्लस बजट बनाएगी इन्फ्लेशन के टाइम पे, और इन्फ्लेशन को क्या कर देगी, कंट्रोल कर देगी। कोई दिक्कत ना? डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? कम। व्हेन देयर इज डिफ्लेशन और रिसेशन इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई ज्यादा होगा, कम होगा? मनी सप्लाई विल बी लो। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा? इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। गवर्नमेंट तुमसे कम टैक्सेस लेगी या ज्यादा टैक्सेस लेगी? कम। कम टैक्स लेगी, उल्टा और एकदम, गवर्नमेंट कम टैक्सेस लेगी और ज्यादा लोगों को सब सब्सिडीज देगी। Government will increase their expenditure. Government will increase their expenditure on construction of roads, dams, flyovers, etc. और डेफिसिट बजट के टाइम पे गवर्नमेंट अपनी डेफिसिट बजट बनाएगी और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेगी, एकदम अपोजिट है। तो क्या एग्जाम में 4 नंबर का आता है? बिल्कुल आता है। हाउ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पक्का आता है। इसमें केस स्टडी नहीं बन सकती कोई। केस स्टडी उन पे बनती है पहले तो, या तो गरीबों अमीरों के बीच में इनकम इनक्वालिटी खत्म कर। ये तो रियलाइजेशन ऑफ सोर्सेस। अब आगे इस पे केस स्टडी बन सकती है। रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। इनइक्वल। रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या, ध्यान सुन। तूने देखा होगा कि गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा लोगों की इनकम है, पॉवर्टी बहुत कम है। मगर बिहार जैसे बैकवर्ड एरिया में, वहां पे लेस इंडस्ट्रीज है, लेस रिसोर्सेज है, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम एम्प्लॉयमेंट है, लेस इनकम है, पॉवर्टी हाई है। तो इन दोनों एरियाज में अभी रीजनल इक्वालिटी है या रीजनल इनइक्वालिटी है? इनइक्वालिटी। इस रीजनल इनइक्वालिटी को हमें खत्म करना है, तो क्या करें? हम बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाएंगे, बोलेंगे आओ, कहाँ इंडस्ट्री सेटअप करोगे? भाई वो बोलेगा हम गुजरात जाएंगे, गुजरात में सब कुछ है, बिहार चले जाओ। मतलब कहाँ बिहार जाए, वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव देते हैं, आप बिहार में इंडस्ट्री सेटअप करो। आपको मतलब कि आपका आपको आप बिहार में इंडस्ट्री सेटअप करो, आपको रोड, डैम, आपको रोड की फैसिलिटी मैं बनाऊंगा, मैं आपके लिए फ्लावर मैं बना के दूंगा, हॉस्पिटल मैं बना के दूंगा, स्कूल्स मैं बना के दूंगा, गवर्नमेंट कहती है। मैं आपको जमीन वहां पे सस्ती दूंगी, मैं हम आपसे 5 साल टैक्स भी नहीं लेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपको हम इंतजाम करके देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देंगे, आपको 5 साल तक टैक्स नहीं देना। बिजनेसमैन कहेगा भाई ये तो सही है, बिहार में सेटअप कर लेता, जमीन ही चाहिए ना।
तो बिहार चला जाएगा। जब बिहार में जैसे ही वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेगा तो बिहार का सारा एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वहां के लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, वहां के लोगों की इनकम बढ़ेगी, देश की जीडीपी के साथ बिहार का भी भला हो जाएगा। तो इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द बिहार एंड गुजरात रहेगी या हट जाएगी? तो ये क्या है? रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। To reduce the regional disparity, the government is providing subsidies and tax concession to the business enterprises who set up their business units in the backward areas. मतलब government is providing the various incentives to the businessman who proposes set up their business units in the backward area. कोई दिक्कत तो नहीं? Next, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देख, क्या हमारे देश में बड़ी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है या नहीं है? सर एम्स है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, सेल है, गेल है, एलआईसी है, रेलवे है, बेल है। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट मोटिव से काम करती हैं, सोशल वेलफेयर से काम करती हैं? जब कर जब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं। पब्लिक व्हाट्स मीन? एक सेकंड ये कंपनीज पब्लिक वेलफेयर। हाँ, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, ये ओन्ड कंट्रोल्ड है, मैनेज। गवर्नमेंट ओसीएम, पता नहीं किसने कुछ बनाया था ओसीएम को उल्टा से। सीओएम। हाँ, ओन्ड कंट्रोल है, मैनेज बाय गवर्नमेंट, क्योंकि इनको ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर। क्या गवर्नमेंट इनको फंड्स एलोकेट करती होगी बजट में? भाई एम्स हॉस्पिटल है, वहां पे देखो पता है ये सारा इलाज बंदों को फ्री होता है नॉर्मली। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा एम्स के लिए एलोकेट करती है कि हम एम्स के लिए इस साल कुछ 5,000 करोड़ रुपए रख रहे हैं बंदों के इलाज। हम रेलवे के देखो होता है, रेलवे की टिकट जितने की होती है, गवर्नमेंट कहती है जितना भी रेलवे की टिकट होता है उसमें से 97% तो आप पे खर्चा ही हो जाता है। जैसे भाई सैलरी वैलरी सब कुछ जाती है, रेलवे नुकसान भी जाती है नॉर्मली। है, हाँ, चला क्यों रही है फिर गवर्नमेंट? ये सब लोगों को जाना ही तो है, तो हर कोई अंदर प्लेस तो ना अफोर्ड कर सकता है। देखो ना, तो गवर्नमेंट अपने बजट में एलोकेशन कर, देखो there are many public sector undertakings like LIC, भेल, सेल, गेल, रेलवे एक्सेट्रा। ये जितने इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, वो है सोशल वेलफेयर करना, पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसीज मैनेजेस दिस एंटरप्राइज। गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज में इनको मैनेज करती है और उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है। कोई दिक्कत? ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एक चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? देश की जीडीपी को बढ़ाना। देश की जीडीपी तब बढ़ेगी ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देश की जीडीपी बढ़ाना, और देश की जीडीपी तब बढ़ेगी जब बिजनेसमैन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और बिजनेसमैन बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करे, हम उसको बड़े सारे इंसेंटिव और टैक्स कंसेशन देते हैं नहीं देते हैं? तो ये तो पुराने वाली केस हुई है। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, दैट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट दो स्टेप लेगी। पहला स्टेप, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ टैक्स कंसेशन टू द इंडस्ट्रियलिस्ट हु सेट अप देयर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और गवर्नमेंट बड़े सारे स्टेप्स लेती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर अच्छे बन जाए। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, इकोनॉमी ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट होगी और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कोई दिक्कत? अब ये केस स्टडीज है, ये केस स्टडीज कराओ। कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, आएगी मैं करूँ। पता नहीं, तो परसों तक तो लास्ट दिन है, उसके बाद तो पढ़ना ही नहीं को। परसों का मैं आईडी कर लूंगी। परसों तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मंडे को सबका अकाउंट्स का पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दिया? निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिसेंटली इंक्रीज द टैक्सेस ऑन सिगरेट, अल्कोहल। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चुप कर, आगे तो देख ले। व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स यू थिंक? हाँ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी तो है, हाँ ठीक है। हाँ देख, रीएलोकेशन अभी आगे भी तो पढ़ना। उन्होंने अल्कोहल, सिगरेट्स पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए। शी आल्सो प्रपोज टू इंक्रीज द रेट ऑफ इनकम टैक्स अर्निंग मोर देन 1 करोड़। यहाँ पे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ट है, और दूसरा रिड्यूसिंग द इनकम इनक्वालिटी। हाँ, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट हो सकते हैं, आप हल्के में देख। तो वो लिखाइयो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस और रिड्यूसिंग द इनकम इनक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये सारे बोर्ड में आ चुके हैं।
Government raises the expenditure on producing the public goods, which economic value is being reflected. पब्लिक गुड। गवर्नमेंट एक चीज बता, अब मैं देख बच्चा कहेगा सर ये क्वेश्चन ही क्या है। गवर्नमेंट आजकल बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है पब्लिक गुड्स को बनाने में। देख पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, रोड्स, रोड्स मैं बता रहा हूं, तुम लोग अपनी अकल मत लगाओ, मेरा सुनो आंसर भी। ये सारे आंसर मैंने लिखवाए हैं। गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा खर्चा करती है पब्लिक गुड्स पे करने पे, रोड्स, डैम्स, फ्लाईओवर, सब कुछ बनाती है, जिससे लोगों को नौकरियां मिले। लोगों को जब नौकरी मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के साथ जीडीपी भी बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर भी खत्म होगी। देखो क्या लिखा है। Nowadays, the government has increased its expenditure on public goods like parks, flyover, dams, etc. This will increase the employment for the people. This will also promote the social welfare of people. Tax rates are high on the इसके बाद अच्छा यही तक है ना क्वेश्चन, बस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। Tax rates on the higher group income people has recently increased, which economic value? Reducing the income inequality between the rich and poor. Nowadays, the government has started a program providing the free services like education and health to the poor people. Government आज की डेट में free food grains दे रही है, कोविड आइटम दे रही है, with objective the government wants to achieve वही reducing the income inequality between the rich and poor. The government under the Ujjwala Yojana is providing free LPG cylinder to the people below. ये भी क्या, reducing the income inequality between the rich and poor. Nowadays, there is a need to reduce the income inequality and the wealth. Explain any two budgetary measures by which it can be done. By progressive taxation. Progressive taxation का मतलब क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा कमाएगा उस पर ज्यादा टैक्सेस लगाओ। गवर्नमेंट नाउडेज नीड टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी, मतलब गवर्नमेंट आज की डेट में इनकम इनइक्वालिटी लोगों में खत्म करना चाहती है। उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है? पहला, अमीर पे ज्यादा टैक्सेस लगाओ, जिसको क्या कहेंगे हम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। It means government should charge high taxes on the rich people and low tax on poor people, and the government should provide the subsidies to the poor people. Next, increase in the public expenditure. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट के मिलने से वो पुअर पीपल और रिच पीपल में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, रिड्यूस हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस अमीरों पे लगाओ और गरीबों, कम से कम टैक्सेस गरीबों पे लगाओ और गरीबों को सब्सिडीज दो। बस इतना करना है तुमने, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट पूरा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।